सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल। दोस्तों, ये बेस्ट एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद सीरीज साबित हो रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और इस एमसीक्यू सीरीज में जो भी मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो क्वेश्चंस एकदम फ्रेश हैं और काफी कंसेप्चुअल और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं टू बिल्ड ऑल योर कंसेप्ट्स। और आपको मैं जो भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं हर असाइनमेंट का, वो भी आप लोगों के लिए आई थिंक बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रहा होगा आपके डाउट्स, और आपको काफी सारी नई चीजें जानने को मिल रही होंगी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये असाइनमेंट नंबर 5 का सॉल्यूशन है। इसमें हम करने वाले हैं सिंक्रोनस जनरेटर्स के सॉल्यूशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका स्टैटिक डेटा का क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि एससीआर की वैल्यू कितनी होती है, किसके लिए, एक मॉडर्न ऑल्टरनेटर के लिए। तो मैंने आपके लिए सारी की सारी वैल्यूज एक जगह से ढूंढ के निकाल दी हैं और एक जगह लिख दी हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है हमारे पास, उसके लिए एससीआर की वैल्यू होती है 0.6 से 0.9। जो सैलिएंट पोल रोटर होता है उसके लिए वैल्यू होती है लगभग इतनी, 0.9 से 1.5। इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। तो आप याद कर सकते हैं मॉडर्न ऑल्टरनेटर की वैल्यू जो कि पूछी गई है कितना होती है, 0.5 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा एससीआर के बारे में और बता देता हूं। देखिए, एससीआर का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट सर्किट रेशियो। इसके काफी सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही बनते हैं कि एससीआर के ज्यादा होने से क्या होगा, कम होने से क्या होगा। तो आप एक चीज समझिए क्या, कि पहली चीज आपको याद रखनी है कि एससीआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज रेगुलेशन के, वोल्टेज रेगुलेशन के। समझ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज रेगुलेशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ये और याद रख लीजिए। मतलब आप सब जानते हैं जो सैलिएंट पोल रोटर होता है वो साइज में काफी बड़ा होता है, डायमीटर बहुत बड़ा होता है उसका। तो इसीलिए एससीआर की वैल्यू भी सैलिएंट पोल के लिए ज्यादा आती है। समझ गए ये चीज, क्या बात सर। एससीआर की वैल्यू ज्यादा होगी तो वोल्टेज रेगुलेशन का मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है। और एससीआर अगर हाई होगा तो सिस्टम हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। बस इतने से पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दो रिएक्टेंस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सिस, एक होता है क्वाड्रेचर एक्सिस। आप इस ग्राफ को देखिए, ये जो ग्राफ है क्या है दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके जो स्क्रीन की रीडिंग्स हैं वो ग्राफ के फॉर्म में आपको दिखाई गई है। यहाँ पे ये वोल्टेज का ग्राफ है ऊपर, ये करंट का ग्राफ है नीचे। ये वाली लाइन को आप देखेंगे, अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं दिखाता हूं। ये लाइन है एक, इस लाइन में कौन सी वैल्यू आएगी, यहां से एक्स डी की वैल्यू आएगी। तो क्या बता रहा है, देखो वोल्टेज ज्यादा है और करंट कम है, तो एक्स डी क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा मतलब मैक्स और करंट कम मतलब मिन। समझ गए। और या अगर आप इसको देखेंगे क्यू वाली लाइन, ये वाली लाइन कौन सी है दोस्तों, क्यू वाली लाइन है, ये क्यू वाली लाइन है। तो यहां पे वोल्टेज मिनिमम है और करंट मैक्सिमम है। तो एक्स क्यू क्या होता है, एक्स क्यू सॉरी, वी मिनिमम डिवाइड बाय आई मैक्सिमम। बस सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सही सर। तो एक्स डी कितना पूछा है, एक्स क्यू पूछा है हमसे, तो वी मिन अपॉन आई मैक्स, आंसर आ जाएगा ए। इसका रेशियो होता है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। ओके, अब देखिए यहां पे कह रहा है कि अगर आपने 3 फेज ऑल्टरनेटर की फील्ड करंट को चेंज कर दिया तो फेज सीक्वेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो आपको पता ही होगा कि ऑल्टरनेटर के स्टेटर पर होता है आर्मेचर, बिल्कुल पता है, और रोटर पे होता है फील्ड वाइंडिंग, जिसपे हम लगाते हैं डीसी सप्लाई, है ना। और आर्मेचर से हमें मिलता है एसी आउटपुट। फेज सीक्वेंस क्या चीज है, ये देखिए डायग्राम। यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि भाई जो ये 3 फेज ऑल्टरनेटर है, इसमें देखिए फेज ए की वाइंडिंग दे रखी है, ये फेज बी की वाइंडिंग दे रखी है आपको कुछ ऐसे, है ना, ये बी की वाइंडिंग दे रखी है और सी की भी वाइंडिंग दे रखी है। तो जो भी आउटपुट आपको मिलेगा ऑल्टरनेटर से, वो क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है फेज सीक्वेंस। देखिए फेज ए का वोल्टेज पहले आएगा, फिर फेज बी आएगा, फिर फेज सी आएगा।
तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दोस्तों रोटर किस डायरेक्शन में घूम रहा है, रोटर किस डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर आपने ऑल्टरनेटर की सप्लाई को चेंज कर दिया, डीसी सप्लाई को, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो सिर्फ ईएमएफ पैदा करने के लिए होती है नॉर्थ और साउथ पोल। अगर मैंने यहां पे कोई वाइंडिंग लगा दी इस तरीके से और इस पे मैंने डीसी सप्लाई दे दी वीडीसी, तो इसकी वजह से ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो गया। बस इसका काम इतना सा है। तो फील्ड वाइंडिंग की करंट को आप चेंज करें या ना करें, उससे फेज सीक्वेंस पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। फेज सीक्वेंस बदलने के लिए रोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना पड़ेगा, और वो होता है प्राइम मूवर से, क्योंकि ऑल्टरनेटर में मैकेनिकल इनपुट देते हैं ना। सही बात सर। तो भाई यहाँ पे कह रहा है फील्ड करंट को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो क्या होगा फेज सीक्वेंस का? तो आंसर हो जाएगा रिमेन्स सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मस्त। चलिए अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है। ये जो दोस्तों क्वेश्चन है ये वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन का क्वेश्चन है। आपको डेफिनेशन बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में पता होनी चाहिए। चलिए मैं समझाता हूं। देखिए आप इस सर्किट को ऑब्जर्व करिए, ये सिंक्रोनस जनरेटर का सर्किट है। इसमें यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रखा है, फिर करंट फ्लो होगी आर्मेचर करंट, ये अलग अलग रिएक्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस है, और इनमें ड्रॉप होने के बाद लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा VT। जब एट लोडेड कंडीशन लोड वोल्टेज कितना है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? लोडेड कंडीशन में सर लोड के अक्रॉस वोल्टेज तो VT है, लेकिन एट नो लोड कंडीशन पे मेरे भाई, नो लोड कंडीशन पे लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? नो लोड कंडीशन पे लोड के अक्रॉस वोल्टेज आप बताओ। वो तो सर EF है। क्या है? EF, बिल्कुल सही। क्योंकि लोड हटा देंगे तो करंट जीरो हो जाएगी, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो जो वोल्टेज ये है वही वोल्टेज यहां पे आ जाएगा। तो लोड डला है तो VT है, लोड हटा दिया तो EF है। और सब जानते हैं EF और VT में कौन बड़ा है? सर EF बड़ा है। EF VT से बड़ा होता है। तो अगर पहले लोड था तो वोल्टेज VT था, लोड हटा दिया तो EF हो गया, तो वोल्टेज इंक्रीज हो गया। तो जब भी लोड हटाते हैं तो वोल्टेज इंक्रीमेंट कितना होता है, उसी के डिफरेंस को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ये लिखिए डेफिनेशन। वोल्टेज रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द राइज इन वोल्टेज व्हेन द लोड इज डिक्रीज्ड फ्रॉम फुल लोड टू जीरो, फुल लोड से नो लोड पे। ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन। अब पढ़िए क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज रेगुलेशन? तो इंक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द लोड इज थ्रोन ऑफ। जब लोड को हटाएंगे तो वोल्टेज में इंक्रीमेंट आना ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा। वेरी गुड। चलिए ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये वाला, है ना। यहां पे आपको पिच फैक्टर निकालना है। तो पिच फैक्टर का फॉर्मूला सब जानते हैं आई थिंक। जो पिच फैक्टर होता है दोस्त वो होता है KP इक्वल्स टू कॉस अल्फा बाई 2, है ना। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है शॉर्ट पिचिंग एंगल। शॉर्ट पिचिंग एंगल। अब ये शॉर्ट पिचिंग एंगल मतलब क्या है? देखो भाई ये डायग्राम, ये एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का है। इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? वन पोल पिच। क्या कहते हैं इसे? वन पोल पिच। और यहां पे देख रहे हैं कि अब 180 डिग्री माइनस अल्फा ही है, और इतना डिग्री से इतना एंगल से क्या कर दिया है? शॉर्ट पिच कर दिया है। तो इसीलिए अल्फा क्या कहलाता है? शॉर्ट पिचिंग एंगल कहलाता है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉइल स्पैन जो है वो पोल पिच की 2/3 है। मतलब जो कॉइल स्पैन है आपकी वो पोल पिच की 2/3 है। 2/3 इंटू वन पोल पिच। और एक पोल पिच कितना होता है? ऊपर लिखा हुआ है 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया मेरे भाई? 120 डिग्री कॉइल स्पैन आ गई। ये कॉइल की स्पैन है, मतलब ये हो गया 120 डिग्री। जब ये 120 हो गया तो सिंपल सी बात है, अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 है ना। बिल्कुल। तो KP आ जाएगा, KP कितना आ जाएगा? cos 60 डिग्री अपॉन 2 cos 30 डिग्री, मतलब √3/2।
बोले तो 0.866। ओके, चलिए सर, बहुत ही बढ़िया, आंसर आ गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी में अलग अलग मशीन और उनके टेस्ट दे रखे हैं, इनकी हमें मैचिंग करनी है। तो कैसे करेंगे भाई? देखिए सिंपल सी बात है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में तो ब्लॉक ड्यूटर टेस्ट होता है, पी हो गया। शंट मोटर में स्विनबर्न्स टेस्ट होगा, क्योंकि ये नो लोड पर कराते हैं कांस्टेंट लॉस निकालने के लिए। फिर इसके बाद सैलिएंट पोल मशीन में स्लिप टेस्ट होता है, अभी देखा, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर ईएमएफ इंजेक्शन होता है। तो पी एस क्यू एंड आर, पी एस क्यू आर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, वाइंडिंग के कंस्ट्रक्शन का। अलग अलग टाइप की पिच होती है, बैक पिच, फ्रंट पिच, वाइंडिंग पिच, और ये क्वेश्चन है कम्यूटेटर पिच का। आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आप ये नोटिस करिए कि ये आपकी एक कॉइल है मेरे भाई, ऐसे, ये जो है आपकी क्या है, एक कॉइल। तो इस कॉइल का मेरे भाई क्या हो रहा है, देखिए यहां से घूम के आए, है ना, ये भी एक कॉइल है यहां पे। तो क्या हो रहा है कि ये जो कॉइल है, इसके जो एंड है, कॉइल के एंड, वो किससे जुड़े हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं, है ना। और फिर आगे वाली कॉइल का एंड इस कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट। पता है ना, कम्यूटेटर होता है इस तरीके से, ऐसा कम्यूटेटर होता है, ठीक है। उसके बीच में क्या होता है, गैप होता है, बीच बीच में गैप होता है, और ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है। तो बीच में गैप होता है, उसके बीच में क्या होता है, माइका का इंसुलेशन होता है, बीच में माइका इंसुलेशन। तो ये जो कॉइल है, इसके एंड किससे जुड़े होते हैं सर, कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो बस, तो यहां पे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन दी सेगमेंट्स टू विच दी एंड्स ऑफ कॉइल्स आर कनेक्टेड। कॉइल के एंड जुड़े होते हैं कम्यूटेटर से, और उनके बीच के डिस्टेंस को कहते हैं कम्यूटेटर पिच। बस सिंपल। यहां पे भी देख सकते हो, देखो ये जो कॉइल है पूरी, ये कॉइल है ये वाली, है ना। इस कॉइल का ये वाला एंड तो जुड़ा इस कम्यूटेटर से, सेगमेंट से, और ये एंड जुड़ा इससे। तो इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये YC, YC क्या कहलाती है, कम्यूटेटर पिच कहलाती है। यही सी को कहते हैं कम्यूटेटर पिच। और ये कौन सी वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग। और ये कौन सी वाइंडिंग है मेरे भाई, लैप वाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत जगह एग्जाम में आपसे काफी बार इसको अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जाता है। सिंक्रोनस जनरेटर क्या करेगा, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, डिलीवर करेगा, किस एक्साइटेशन में, अंडर में, ओवर में, है ना। तो यहां पे पूछा है कि ओवर एक्साइटेड जब होगा तब पावर कहां से कहां फ्लो करेगी, रिएक्टिव पावर। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सिंक्रोनस जनरेटर की अगर बात करता है तो जनरेटर में जो रिएक्टिव पावर होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, और मोटर में पावर का फॉर्मूला ये होता है। हमें इसे याद नहीं करना है, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। आपको मैं 2 पॉइंट्स बता रहा हूं, उन 2 पॉइंट्स को अगर आपने याद कर लिया तो उससे सारे क्वेश्चन इस टाइप के बन जाएंगे। क्या, चाहे तो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास ओवर एक्साइटेड कंडीशन है तो ओवर एक्साइटेड में दोनों के दोनों मशीन, जनरेटर भी और मोटर भी, हमेशा रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेंगी, और अंडर एक्साइटेड कंडीशन में हमेशा रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ओवर एक्साइटेड कंडीशन में डिलीवर, अंडर एक्साइटेड कंडीशन में एब्जॉर्ब। तो यहां पे पूछा तो ओवर एक्साइटेड, तो आंसर हो जाएगा सीधे सीधे इट डिलीवर्स। डिलीवर्स मतलब इट फ्लोज आउटवर्ड, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सर, शानदार, वाह। अब देखो, कह रहा है ऑल्टरनेटर में अगर उसको एक इनफाइनाइट बस से जोड़ दें तो एक्टिव पावर कैसे वेरी होती है। 2 तरीके की पावर होती है ना, P रियल पावर या एक्टिव पावर, Q रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर कैसे वेरी करेगी, क्या एक्साइटेशन चेंज करके करेगी, पावर फैक्टर चेंज करने से चेंज होगा, या बोथ प्राइम मूवर की स्पीड या फील्ड एक्साइटेशन दोनों चेंज करना पड़ेगा, या सिर्फ प्राइम मूवर की स्पीड बदलनी पड़ेगी। तो आप इस डायग्राम को देखिए, ये है आपका जनरेटर बीच में, ये सप्लाई कर रहा है आउटपुट पावर, यहां पे लगा होगा आपका इलेक्ट्रिकल लोड,
और ये क्या लगा हुआ है आपका प्राइम मूवर बोले तो टरबाइन, यहां से जा रहा है इनपुट, यहां से जा रहा है मेरे भाई इनपुट पावर। तो जब आप इस प्राइम मूवर की स्पीड को चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, तब ऑल्टरनेटर के रोटर में स्पीड चेंज होगी और आउटपुट पावर पे फर्क पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, रियल पावर में चेंज अगर लेके आना है, रियल पावर किस पे डिपेंड करती है? रियल पावर डिपेंड्स ऑन प्राइम मूवर स्पीड, प्राइम मूवर पे डिपेंड करती है। और रिएक्टिव पावर किस पे डिपेंड करती है? बोलो बोलो। यस, रिएक्टिव पावर डिपेंड करती है एक्साइटेशन पे, जो डीसी सप्लाई में एक्साइटेशन दे रहे हैं उस पे। ज्यादा एक्साइटेशन दे रहे हो या कम दे रहे हो, ओवर एक्साइटेशन या अंडर एक्साइटेशन, ठीक है। तो इस चीज को आप एक बार अगर समझ लिए तो काम आसान हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे प्राइम मूवर स्पीड इज द करेक्ट आंसर। रियल पावर में चेंज पूछ रहा है एक्टिव पावर में, ठीक है। रिएक्टिव पावर पूछता तो एक्साइटेशन आंसर हो जाता। चलिए देखिए, देखने में तो क्वेश्चन बहुत ही भयानक और भयंकर लग रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि भगवान जाने कौन सा न्यूमेरिकल दे दिया है। लेकिन क्वेश्चन मुश्किल से 15 सेकंड का है। अगर पढ़ने की आप में इच्छा है, अगर आप क्वेश्चन से डरते नहीं है, तो मुश्किल से 15 सेकंड में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एक फील्ड एक्साइटेशन है, मतलब फील्ड करंट है 20 एम्पियर। उस 20 एम्पियर की करंट पे हमें आर्मेचर करंट दे रखी है 400 एम्पियर। आर्मेचर करंट 400 एम्पियर है, और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है 2000 वोल्ट, सेम फील्ड करंट पे। और आप सब जानते हैं कि इंपेडेंस क्या होता है? इंपेडेंस यही तो होता है सिंक्रोनस इंपेडेंस। सिंक्रोनस इंपेडेंस होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट एट सेम फील्ड करंट, है ना। तो वोल्टेज दे रखा है 2000, करंट दे रखी है 400, इंपेडेंस आ गया 5 ओम। कितना आ गया सिंक्रोनस इंपेडेंस? 5 ओम आ गया। बस। अब पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ 5 ओम नहीं रहा, पूछ रहा है कि जब इतना इंटरनल वोल्ट, मतलब कितना इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होगा जब करंट इतनी फ्लो कर रही है। तो सिंपल सी बात है यार भाई, अगर आपने ये सब निकाल ही लिया है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है सर? वोल्टेज ड्रॉप तो होता है करंट इंटू इंपेडेंस। तो 200 इंटू 5 बोले तो हो जाएगा 1000 वोल्ट। काम खत्म क्वेश्चन का। इज द करेक्ट आंसर। ये आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप I इंटू जेड। चलिए अब यहां पे आ गया है वोल्टेज रेगुलेशन, एक ऑल्टरनेटर का। ऑल्टरनेटर की वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, ठीक है। देखो यार दोस्त, इसमें लीडिंग दे दे लैगिंग दे दे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। इसका फॉर्मूला ही अलग होता है। दो चीजें बता रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा, एक ट्रांसफॉर्मर के लिए, एक ऑल्टरनेटर के लिए। देखिए, फॉर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है E2 माइनस V2 अपॉन E2 इंटू 100। ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है। E2 को कहते हैं नो लोड EMF, नो लोड सेकेंडरी EMF, एंड V2 को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस लोड। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वही V2 होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लोड लगा है। लेकिन ऑल्टरनेटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? फॉर ऑल्टरनेटर, या फिर आप सिंक्रोनस जनरेटर भी कह दो, इसके लिए होता है मेरे भाई वोल्टेज रेगुलेशन बराबर EF माइनस VT डिवाइड बाय, ध्यान से लिखना, VT ही होता है। समझ गए? EF को कहते हैं इंड्यूस्ड EMF, और VT हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज। क्या हो जाता है? टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है, मतलब लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वह। ठीक है, ठीक है सर। तो फिर देखिए यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा? EF माइनस VT डिवाइड बाय VT इंटू 100%। तो देखिए, नो लोड EMF दे रखा है 2400 और VT दे रखा है आपको टर्मिनल वोल्टेज 3000। बस हो गया काम। डिवाइड बाय 3000 इंटू 100, तो माइनस का 600 अपॉन 3000
या माइनस का 600 अपन 30 लिख दो, है ना, इसके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं हम, ऐसे कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 20%, है ना, माइनस का 20% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए, ये भी एक काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पिच फैक्टर। पिच फैक्टर का क्वेश्चन हमने कर लिया, अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बारी आ गई। तो देखो, इसमें 2-3 रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, तो वो कितना होता है सर? देखिए भाई, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जिसको हम केडी से लिखते हैं वो होता है साइन m बीटा अपॉन 2 डिवाइड बाय m साइन बीटा बाय 2। ठीक है, ठीक है। अब इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, क्या क्या? एक तो m और एक बीटा। तो m कितना होता है? स्लॉट्स की वैल्यू ऊपर, पोल यहां पे और नंबर ऑफ फेस यहां पे। बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया। ये हो गया m। इसी तरीके से बीटा भी लिख सकते हो। बीटा कितना होता है? 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स है वो ऊपर, पोल नीचे। और बीटा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बीटा को? अरे स्लॉट एंगल कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? स्लॉट एंगल। तो बस निकाल लो इन वैल्यूज को, m निकाल लेते हैं। स्लॉट्स है मेरे भाई 36, पोल है 4, फेज है 3, तो 36 अपॉन 4 इंटू 3, m आ जाएगा 3। बीटा भी निकाल लेते हैं, 180 डिग्री अपॉन स्लॉट्स है 36, पोल है 4, तो आ जाएगा 20 डिग्री। केडी निकाल लेते हैं, केडी निकाल लेते हैं। केडी आ जाएगा साइन m 3 इंटू बीटा 20 अपॉन 2 डिवाइड बाय 3 साइन 20 बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय 3 साइन 10 डिग्री। आगे आपको सॉल्व करके नहीं देना है, बस इतना ही पूछ रहा है वो आपसे। तो साइन 30 अपॉन 3 साइन 10 बोले तो आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, कह रहा है कि कोई भी इनकमिंग ऑल्टरनेटर को कभी भी बस से नहीं जोड़ना चाहिए। किस कंडीशन में? अगर वो जनरेटर रुका हुआ है तो। घूमते हुए जनरेटर को जोड़ सकते हो, लाइव बस पे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन रुके हुए जनरेटर को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो यार भाई सिंपल सी बात है, देखो ना, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर्स की कहानी है ये। एक लोड है हमारे पास, एक यहां पे हमारे पास लोड है, उससे एक जनरेटर ऑलरेडी कनेक्टेड है 3 फेज, दूसरा जनरेटर हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो दूसरा जो जनरेटर, अभी उसका स्विच ओपन है, मान लीजिए ये जनरेटर घूम नहीं रहा है, नो रोटेशन। अगर ये घूमेगा नहीं, नो रोटेशन है इसमें, तो क्या इसके अंदर कोई ईएमएफ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। नो रोटेशन तो ईएमएफ जीरो। ईएमएफ जीरो तो जो टर्मिनल वोल्टेज है इसका वो भी क्या होगा? जीरो ही होगा, कोई टर्मिनल वोल्टेज नहीं होगा। और अगर टर्मिनल वोल्टेज जीरो है, इसका मतलब क्या है? ये सारा का सारा आपस में भी शॉर्ट सर्किट है। वोल्टेज जीरो तो मतलब यही होता है ना, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज जीरो का मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट। जब ए पॉइंट बी पॉइंट, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसके बीच में वोल्टेज आ गया VAB। लेकिन अगर मैंने इस पॉइंट को, ए पॉइंट को और बी पॉइंट को आपस में टच करा दिया, तो ये VAB क्या हो जाएगा? VAB हो जाएगा सर 0 वोल्ट। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम हो गया। तो इसी तरीके से पोटेंशियल जीरो मतलब तीनों पॉइंट का अक्रॉस वोल्टेज सेम। तो स्विच को अगर आप क्लोज करेंगे इस कंडीशन में, तो क्या क्रिएट हो गया भाई? एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो गया। समझे? इसीलिए हम किसी भी जनरेटर को जो स्टेशनरी है उसको कनेक्ट नहीं करते, इट विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। तो फिर कब करें? फिर कब करें? तो भाई कनेक्ट करने के लिए आपको जनरेटर को उसी स्पीड पे घुमाना पड़ेगा जिस पे जनरेटर 1 घूम रहा था। ठीक है, ये वाला जो जनरेटर है उसको भी सेम स्पीड पे घूमना पड़ेगा 1 के जैसे, जिससे कि फ्रीक्वेंसी इसकी और इसके वोल्टेज की सेम हो सके। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज जनरेटेड बाय अ जनरेटर। हम फ्रीक्वेंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं
जनरेटर के वोल्टेज से द्वारा। तो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है वो पता हो। देखो यार, एक ही फॉर्मूला होता है, एन एस बराबर 120 f अपॉन पी। आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। तो एफ बराबर आ जाएगा पी इंटू एन एस बाय 120। तो साफ साफ शब्दों में कहना तो ये है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है स्पीड पे। फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। अब स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो यार देखो, आप इस ब्लॉक डायग्राम को देखो, इतना शानदार ब्लॉक डायग्राम है ये, मजा आ जाएगा। आप इसमें समझिए, देखिए ये जनरेटर है, इसके इनपुट में टरबाइन लगी हुई है, प्राइम मूवर, और टरबाइन के इनपुट में आ गया है स्टीम वाल्व। जी हाँ, एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर एक वाल्व होता है जहां से स्टीम निकल के टरबाइन पे आके टकराती है। और ये देखिए जनरेटर के आउटपुट से क्या कनेक्ट है यहां पे वापस फीडबैक में, गवर्नर। इसे ही कहते हैं स्पीड गवर्नर। क्या कहते हैं, स्पीड गवर्नर। करता क्या है ये, जनरेटर में जो भी लोड में चेंजेस आ रहे हैं, यहां पे लोड में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको ये सेंस करता है। फिर ये गवर्नर क्या करता है, फिर ये गवर्नर भाई सिग्नल देता है वापस इस स्टीम वॉल्व को। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका लोड का जो वैल्यू है वो सडनली इंक्रीज हो गया, काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो फिर स्पीड गवर्नर क्या पता करेगा, स्पीड गवर्नर को ये लगेगा कि लोड और सप्लाई करना है, और सप्लाई करना है। तो लोड और सप्लाई करने के लिए टरबाइन से भी पावर ज्यादा आनी चाहिए। और वो कब आएगी, जब टरबाइन को पावर ज्यादा मिलेगी। कब मिलेगी, जब स्टीम वाल्व क्या होगा, ओपन होगा। जब स्टीम वाल्व को ओपन करेंगे, ज्यादा स्टीम आने देंगे तो टरबाइन भी तेज घूमेगी, पावर भी ज्यादा मिलेगी, तो लोड को हम सप्लाई कर सकते हैं। बस इसी तरीके से यहां पे गवर्नर काम करता है। क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ कैन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। स्पीड को चेंज करने के लिए स्टीम के वॉल्व में चेंज लाना पड़ेगा, जिसको कि कौन गवर्न करता है, गवर्नर। मतलब गवर्नर को एडजस्ट करके आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज बताता हूं, ये देखो यहाँ पे एक और चीज आपने नहीं नोटिस की, ये देखिए AVR, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो जनरेटर के वोल्टेज जो भी होगा वो ये सेंस कर लेता है AVR। तो दो टाइप के रेगुलेटर होते हैं, एक स्पीड वाला, एक वोल्टेज वाला। ठीक है, चले बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया, वाह। अब देखो भाई, यहां पे आपसे कह रहा है टू डिटरमाइन द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटर, हमें कौन कौन से डेटा की जरूरत है। तो वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन करने के लिए भाई तीन चीजों की जरूरत होती है। देखिए इस कर्व को, आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया, फिर शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया, और इन दोनों की मदद से आपने निकाल लिया सिंक्रोनस इंपेडेंस। सिंक्रोनस इंपेडेंस लिखा था ना मैंने अभी कुछ देर पहले, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये इंपेडेंस आ गया। इंपेडेंस से आप निकाल लोगे एक्सेस, इंपेडेंस से क्या निकाल लोगे, एक्सेस निकाल लोगे, और इन सब की मदद से फिर आप निकाल लोगे EMF। कैसे निकालोगे, वो बड़ा वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ये वाला VT cos phi प्लस IARA होल स्क्वायर प्लस VT sin phi प्लस IAXS होल स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, आप EMF निकाल लोगे, और जब EMF भी आ जाएगा तो फिर वोल्टेज रेगुलेशन क्या लिखेंगे, EF माइनस VT डिवाइड बाय VT इंटू 100। क्या सर पूरी प्रोसेस एक और बार फिर से बताओ सर, एक और बार। देखो भाई, OCC बनाया, ठीक है, SCC बनाया, ठीक है, ZS आ गया, ZS से निकाला XS आ गया, XS को यहां पे रखा, EMF निकाला, ओके। फिर हम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो OCC चाहिए, SCC चाहिए, और ZS की वैल्यू चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर्मेचर इंपेडेंस। ओके, भूलोगे नहीं ना भाई। चलिए, यहां पे आपसे कह रहा है कि अगर आपको ऑल्टरनेटर के स्पीड को कम करना है तो डायमीटर ऑफ द रोटर क्या रखें। तो दो तरीके के ऑल्टरनेटर होते हैं। हाई स्पीड ऑल्टरनेटर कौन सा होता है,
हाई स्पीड होता है सर सिलेंड्रिकल रोटर। जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है वो हाई स्पीड होता है ना, बिल्कुल होता है। और फिर लो स्पीड कौन सा होता है? तो लो स्पीड ऑल्टरनेटर कौन सा है सर? लो स्पीड ऑल्टरनेटर तो सर सैलिएंट पोल है। कौन सा है लो स्पीड वाला? सैलिएंट पोल है कि नहीं? बिल्कुल सही बात सर। तो बोल रहा है कि लो स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सैलिएंट पोल को चुना जाएगा। और सैलिएंट पोल का डायमीटर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, हाई वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू होती है, डायमीटर काफी ज्यादा होता है। देखो ये फिगर में मजा आ जाएगा। देखो भाई यहां पे आपको दिख रहा है कि ये है हमारा सैलिएंट पोल रोटर। ये कौन सा है? सैलिएंट पोल। इसका डायमीटर देखिए कितना बड़ा है। तो डायमीटर इसका लगभग 5 गुना होता है लेंथ के। डायमीटर लगभग 5 गुना होता है लेंथ के। डायमीटर बहुत बड़ा, लेंथ बहुत ही कम, एक्सियल लेंथ बहुत ही कम। ये देखिए यहाँ पे। और सिलेंड्रिकल में देखिए एक्सियल लेंथ कितनी ज्यादा है और डायमीटर बहुत ही कम है। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल में क्या हो जाता है? सिलेंड्रिकल में मेरे भाई लेंथ नियरली होती है 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर के। ठीक है, चलिए ओके सर। तो रिड्यूस करने के लिए स्पीड को हमें क्या करना पड़ेगा? डायमीटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज द डायमीटर। ओके, इसे देखिए, द शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑल्टरनेटर इज। तो यार शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनते हैं? तो देख लो भाई सीधे सीधे। देखो ये है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात तो किस किस के बीच में बनते हैं? आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच का ग्राफ होता है। आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट के बीच का। और ये ग्राफ बनता है लीनियर। कैसा बनता है? हमेशा लीनियर बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा इज ऑलवेज लीनियर। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा लीनियर ग्राफ बनता है। अब कह रहा है क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड शॉर्ट कॉर्डिंग, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने से और शॉर्ट कॉर्डिंग करने से क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए यार हमने पढ़ा है ईएमएफ का फॉर्मूला 4.44 एफ एन फाई केपी इंटू केडी। और केपी की वैल्यू भी 1 से कम होती है, केडी की वैल्यू भी 1 से कम होती है। तो ओवरऑल जो ईएमएफ है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अगर केपी केडी नहीं करते तो वैल्यू थोड़ी बड़ी आती। केपी केडी करने से वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है तो वैल्यू थोड़ी सी छोटी आएगी, ईएमएफ कम हो गया। लेकिन इन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हार्मोनिक्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से रिडक्शन आ जाता है ईएमएफ में भी और हार्मोनिक्स में भी। जो कि ईएमएफ में रिडक्शन एक डिसएडवांटेज है, बट हार्मोनिक्स चूंकि रिमूव हो रहे हैं तो वो हम इतना झेल सकते हैं। थोड़ा बहुत ईएमएफ में रिडक्शन चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बढ़िया। देखिए आ भी गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है कि भाई फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो बताइए कॉइल को कितने से पिच करें, पिचिंग एंगल क्या होना चाहिए? तो देखिए हार्मोनिक जब दे रखा हो आपको तो पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पिच फैक्टर का फॉर्मूला हो जाता है cos ऑफ n इंटू अल्फा बाय 2। अगर आपको इसको एलिमिनेट करना है तो देखिए क्या फॉर्मूला बनता है, मैंने ऑलरेडी ड्राइव करवाया है। देखिए पिच का फैक्टर का फॉर्मूला ये है। एलिमिनेट अगर करना है तो इसको आपको जीरो करना पड़ेगा। इसको जीरो करेंगे तो cos जीरो कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री हो। तो cos 90 के बराबर आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री अपॉन n। और यही वो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। किसी भी हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए ये फॉर्मूला को लगा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दे रखा है कि थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो n की वैल्यू 3 ले लो तो 60 डिग्री हो जाएगा अल्फा। केपी कितना आएगा? cos 60/2 मतलब 0.866। और अगर फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो अल्फा आएगा 36 डिग्री, मतलब केपी आ जाएगा 0.95। और इस वैल्यू को आप याद कर लीजिए दोस्तों, है ना, कि अल्फा 36 पे केपी कितना आता है? 0.95 आता है। काफी काम आएगी ये आगे आपको। तो कितना आंसर हो गया यहाँ पे? सीधा सीधा ये तो भाई ऑलरेडी करवाया हुआ है मैंने कि अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा टू एलिमिनेट फिफ्थ हार्मोनिक। ये देखिए 36 डिग्री हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इज 180 डिग्री अपॉन n। तो जब n की जगह 5 रखोगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। बोल रहा है कि ऑल्टरनेटर के रोटर में क्या होता है?
3 स्लिप रिंग, 4, 2, कोई स्लिप रिंग नहीं होती। तो भाई ये देखो डायग्राम, ये है आपका स्टेटर, ये है रोटर। रोटर पे लगा है डीसी सप्लाई, और डीसी सप्लाई के लिए एक स्लिप रिंग ये, दूसरी स्लिप रिंग ये, तो ये हो गई स्लिप रिंग्स। कितनी चाहिए होती हैं? 2 स्लिप रिंग्स, क्योंकि क्या लगाते हैं हम? डीसी सप्लाई लगाते हैं रोटर पर। डीसी सप्लाई में एक पॉजिटिव वायर होता है, एक नेगेटिव वायर होता है, बस। तो हमें कितनी स्लिप रिंग चाहिए मेरे भाई? 2 स्लिप रिंग चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो कंफ्यूज होके कभी भी 3 मत लगा देना, ठीक है, 2 ही होती है। चलिए अब देखिए, इसमें यह कह रहा है कि ऑल्टरनेटर्स के पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सी कंडीशन मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, मतलब हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई, टर्मिनल वोल्टेज सेम बिल्कुल होना चाहिए इसमें। ऑल्टरनेटर्स में सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए, ये तो मोस्ट नेसेसरी कंडीशन है, बिल्कुल। ऑल्टरनेटर सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होंगे तो सेम स्पीड पे भी घूमेंगे, है ना। और मशीन में इक्वल केवी रेटिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवी रेटिंग तो अलग भी हो सकती है, लेकिन मशीन की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए, और फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। केवी रेटिंग नेसेसरी कंडीशन में नहीं आती है, ठीक है। ओके सर, तो देखिए दोस्तों, और आगे चलते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है? हाइडल पावर स्टेशन, ऑल्टरनेटर यूज्ड इन हाइडल पावर स्टेशन हैज मोर नंबर ऑफ पोल्स। जो हाइडल पावर स्टेशन में ऑल्टरनेटर होता है उसमें ज्यादा पोल्स होते हैं। अभी बताया, हाइडल पावर स्टेशन में कौन से होता है? सैलिएंट पोल होता है। हाइड्रो जनरेटर ही किसे कहते हैं? हाइड्रो जनरेटर हम कहते हैं सैलिएंट पोल वाले को। और उसमें डायमीटर बड़ा होता है, डायमीटर हाई होता है, जिसकी वजह से मोर नंबर ऑफ पोल्स आ सके, मोर नंबर ऑफ पोल्स। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। अब कह रहा है, तो ऑल्टरनेटर यूज्ड इन हाइडल पावर हैज मोर नंबर ऑफ पोल्स देन दैट यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन बिकॉज। तो क्यों यूज करते हैं ज्यादा पोल्स? स्पीड में बी चेंज्ड, पावर जनरेटेड बाय द ऑल्टरनेटर कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड, या स्पीड ऑफ इट्स प्राइम मूवर इज लेस। बिल्कुल सही बात है। ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स हम लेंगे तो क्या होगा? देखिए भाई, अगर आपको स्पीड को कम करना है तो ns बराबर होता है 120f अपॉन p। p ज्यादा करोगे तो स्पीड अपने आप ही कम हो जाएगी, इसीलिए स्पीड ऑफ इट्स प्राइम मूवर इज लेस। पोल ज्यादा लेंगे तो स्पीड अपने आप ही कम आएगी सैलिएंट पोल की। बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, भयंकर है भैया, ये तो एकदम जबरदस्त लेवल का है ये तो, सैलिएंट पोल रोटर, ठीक है। देखिए कितने सारे पोल्स है भाई, यहाँ पे बहुत सारे पोल्स है ना, काफी सारे पोल्स है। चलिए अब आ गया एक और बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है कि एसी रेजिस्टेंस कितना होता है? डीसी रेजिस्टेंस अगर आपको 0.5 दे रखा है, डीसी रेजिस्टेंस 0.5 दे रखा है, तो एसी रेजिस्टेंस कितना होगा? तो एसी रेजिस्टेंस होता है मेरे लाल 1.5 इंटू आर डी सी। भूलोगे तो नहीं ना? एसी रेजिस्टेंस कितना होता है? 1.5 आर डी सी। कैसे आ गया ये? ड्यू टू स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट होता है कि करंट बाहर बाहर फ्लो करती है, करंट सरफेस सरफेस पर फ्लो करती है, इससे ओवरऑल एरिया घट जाता है करंट की फ्लो होने का, और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। पता है ना, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो करंट सरफेस सरफेस पर फ्लो करती है, ओवरऑल कंडक्टर में से तो जा नहीं रही, तो कितना एरिया में से करंट फ्लो कर रही है? सरफेस सरफेस, मतलब कम हो गया एरिया, एरिया कम हो गया। अगर पूरे में से करती तो फिर पूरा एरिया रहता, लेकिन सरफेस सरफेस से कर रही तो एरिया घट गया, और रेजिस्टेंस इस वजह से बढ़ जाता है। तो एसी का रेजिस्टेंस डीसी के रेजिस्टेंस से ज्यादा आता है, यही होता है स्किन इफेक्ट। तो भाई कितना ज्यादा आता है? 1.5 टाइम्स। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 0.5 मतलब 0.75 ओम। 15 पंजे 75, 0.75 ओम इज द करेक्ट आंसर, डी। अब देखिए दोस्तों, यहां पे सिंक्रोनस जनरेटर जनरेट्स रिएक्टिव पावर व्हाइल वर्किंग एट। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया जो हमने रिएक्टिव पावर का किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने भी यहां पे 2 बार डाल दिया है।
कि कौन सा वो पावर फैक्टर है जिसपे सिंक्रोनस जनरेटर रिएक्टिव पावर को जनरेट करती है। 3 तरीके के पावर फैक्टर ही होते हैं, लैगिंग, लीडिंग या यूनिटी। ठीक है, तो ये वी कर्व देखो यार, यहां पे जनरेटर के लिए वी कर्व क्या होता है, ये रहा वी कर्व। किस किस के बीच में बनता है, तो हमेशा याद रखना है कि जो वी कर्व है वो बनता है मेरे भाई आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट के बीच। ये रही फील्ड करंट। और इन्वर्टेड वी कर्व किसके बीच में बनता है, उल्टा वी। इन्वर्टेड वी कर्व किसके बीच में बनता है, इन्वर्टेड वी कर्व बन जाता है, जी हां, पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट के बीच। पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट, समझे। तो फिर सीधी सी बात है क्या, कि अगर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल एक्साइटेशन की बात करें या यूनिटी पावर फैक्टर की बात करें, तो यूनिटी पावर फैक्टर पे रिएक्टिव पावर होती है 0, ना लेगा ना देगा। और याद करो वो दिन आज ही का जब मैंने बताया था इसी वीडियो में आपको कि ओवर एक्साइटेड कंडीशन में मशीन हमेशा क्या करती है, रिएक्टिव पावर जनरेट। ये है ओवर एक्साइटेशन, यहां पे करेगी क्यू डिलीवर, और अंडर एक्साइटेशन में क्या हो जाएगा, तो फिर क्यू एब्जॉर्ब। क्यू एब्जॉर्ब मतलब डिलीवर किस पे हो रहा है, डिलीवर हो रहा है लैगिंग पे, और एब्जॉर्ब किस पे हो रहा है, लीडिंग पे। एब्जॉर्ब हो रहा है लीडिंग पे, डिलीवर करेगा लैगिंग पे, एब्जॉर्ब करेगा लीडिंग पे। ये तो हमने वी कर्व से पता लगाया, इस वाले कर्व से पता लगाया। याद क्या रखना है, याद तो ये रखना है कि ओवर एक्साइटेड मशीन हमेशा डिलीवर करती है, अंडर एक्साइटेड मशीन हमेशा एब्जॉर्ब करती है, बस। अब ओवर एक्साइटेड में लैगिंग पावर फैक्टर है और अंडर एक्साइटेड में लीडिंग पावर फैक्टर है जनरेटर में। तो सिंक्रोनस जनरेटर में रिएक्टिव पावर जनरेट होगी कब, जब ओवर एक्साइटेड होगा। ओवर एक्साइटेड में पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, बस सिंपल सी बात, याद हो गया होगा आई थिंक। चलिए, ये आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है जी। और ये जो क्वेश्चन है इसमें डिस्क्रिपेंसी है दोस्तों, मतलब ये क्वेश्चन गलत है, थोड़ा नहीं, मतलब पूरा ही गलत है। एक्चुअली में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया है। यहां पे अगर आप ये वाला डेटा लिख लो, यहां पे अगर आप 200 MVA कर लो और 40 kV कर लो, ठीक है, और यहां पे अगर आप 400 MVA और 20 kV कर लो, तो दे क्या रखा है, देखिए एक्स पर यूनिट पहले आपको दे रखा है 0.3, किस पर, जब आपकी वैल्यू कितनी है, S1 S ओल्ड है 200 MVA, मैंने चेंज कर लिया डेटा, ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा। और जो V ओल्ड है वो 40 kV है। अब क्या करना है, हमें नया रिएक्टेंस निकालना है, एक्स न्यू हमें निकालना है कब, जब हमारी न्यू वैल्यू क्या है इसकी 400, और ओल्ड वैल्यू क्या है दोस्त, ओल्ड वैल्यू है, मतलब सॉरी न्यू वोल्टेज कितना है, ओल्ड नहीं न्यू आएगा, न्यू वोल्टेज है हमारा 20 kV। अब फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बहुत ही मस्त है, देखो एक्स न्यू अपॉन एक्स ओल्ड बराबर होता है एस न्यू अपॉन एस ओल्ड इनटू, याद रखना है भैया, भूल मत जाना, वी ओल्ड अपॉन वी न्यू, ओल्ड ऊपर न्यू नीचे का होल स्क्वायर। ओल्ड ऊपर रहता है वोल्टेज, न्यू नीचे रहता है, बस इतना याद रखना। तो एक्स न्यू कितना आ जाएगा इस हिसाब से, एक्स न्यू कितना आ जाएगा दोस्त, एक्स न्यू आ जाएगा, ओल्ड वाली वैल्यू है 0.3, एस न्यू है 400, ओल्ड है 200, वी ओल्ड है 40, वी न्यू है 20 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 2 इंटू, अगर इसको आप कट करोगे तो ऑलरेडी 2 है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई उसका स्क्वायर 4 दूनी 8 24, 2.4 पर यूनिट। मैच कर गया ना आंसर, जी हाँ, आंसर इज बी, 2.4 पर यूनिट। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। आप लोग अगर यहां तक पहुंचे हैं, इस वीडियो को पूरा देखे हैं, तो आप लोग एक बार जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है और सिंक्रोनस जनरेटर का टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में रिवाइज हो गया है। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में,
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आप और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, या जो भी आपको लगे फीडबैक देना जरूरी है, क्योंकि भाई जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक कैसे काम चलेगा। ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, ओपन लूप सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं होता, लेकिन हमें क्लोज लूप सिस्टम की तरह काम करना है। क्लोज लूप सिस्टम काम करेगा बेहतर तरीके से, जिसमें आप मुझे फीडबैक देंगे, फिर मैं उसको इंप्लीमेंट करके आपके लिए और भी नई नई चीजें लेके आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।